हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब है और आपको जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हम इस सेशन में वही कर रहे हैं। हम इस सेशन में मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी है हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए। और वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ऑलरेडी दो तीन क्लास अपलोड हो गई है। वे उस क्लास पर जाकर देख सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। और इसी के साथ वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि वे सभी आपके दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स की, वे सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर पाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस अपलोड हो यहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई सा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसी से आगे अब हम चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी और आई होप कि ये भी क्लास आपको समझ में आए। वीडियो ऑफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इशू रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उस पे। तो इसने बोला कि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं। ए एक समुच्चय है, बी समुच्चय है। ए समुच्चय के अंदर सभी रियल नंबर्स लिखी हुई हैं लेकिन 3 नहीं है। और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर सभी रियल नंबर्स वास्तविक संख्या लिखी हुई हैं लेकिन उसमें 1 नहीं है। और इसने बोला कि एफ एक्स एक फंक्शन है और हमें ये बताने की ये फंक्शन एक एक ही है, आच्छादक है, कैसी है। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, वो फंक्शन है x-2 अपॉन x-3। ठीक है ना। अभी आपको चेक करना है कि एक एक ही है या नहीं। आपको एक एक ही चेक करना है कि एक एक ही है या नहीं। देखिए, एक तो मैंने इसको इससे पिछले आपको एक क्वेश्चन कराया होगा, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि एक ही है नहीं। मैंने कुछ एग्जाम्पल सा बनाया था। राइट हैंड साइड में अगर आपको ध्यान हो, मैंने दो साइड बनाए थे और ये इमेज बना के दिखाई थी आपको, और वहां से पता चल गया था ये फंक्शन एक एक ही है या नहीं। अब आपको क्या करना होता है, आपको रखना होता है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। आपको एक एक ही ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप किसी फलन का एक एक ही होना या ना होना ऐसे भी निकाला जा सकता है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर x1 रखिए, यानी कि x1-2 अपॉन x1-3, और उसे इक्वल रख दीजिए x2 रखने के बाद, यानी कि x2-2 और अपॉन में x2-3। ठीक है, अब यहां से सोल्व करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ गया तो हम ये बोलते हैं कि फलन एक एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आएगा x1 x2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। आपको स्टेप वाइज करना है, ठीक है। चलो स्टेप वाइज ही कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर दूं मैं पीछे को। जी, हम स्टेप वाइज ही करते हैं। चलो आपको स्टेप वाइज ही करना है। आपको क्या करना है, x1-2 की मल्टीप्लाई करनी है x2-3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x2-2 की मल्टीप्लाई करनी है x1-3 में। और अगर यहाँ से सोल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आता है तो आप ये बोलते हो कि ये फलन एक एक ही है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 एंड प्लस में 6 इक्वल टू में आएगा x1 x2 माइनस 3x2 एंड माइनस 2x1 एंड प्लस में 6। यहाँ पे +6 से +6 कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा। अब x1 वाली टर्म्स एक साथ कर लो और x2 वाली टर्म्स एक साथ कर लो। ये 3x2 इधर आएगा तो प्लस का 3x2, और प्लस के 3x2 में से हम x2 माइनस करेंगे 2x2, तो यहाँ पे x2 बचेगा। और ये 3x1 इधर माइनस का है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस 3x1 बन जाएगा। और प्लस 3x1 में से 2x1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा x1। यहाँ से आ गया x2 बराबर x1, तो इसका मतलब ये है फलन एक एक ही है। अतः फलन एक एक ही है। ठीक है, और अगर ये x1 बराबर x2 ना आता तो ये फलन फिर बहु एक एक ही होती। अब पता करना है कि आच्छादक भी है क्या। चलो जी, आच्छादक देखते हैं। अब आच्छादक के लिए करना क्या होता है, देख लीजिए कैसे करते हैं आच्छादक के लिए। एफ एक्स बराबर लिखते हैं हम y बराबर x-2 और अपॉन में x-3। अब इसे तुम x बराबर बनाइए, अब ये y बराबर लिखा हुआ है ना, अब इसे बनाइए तुम x बराबर। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर आएगा xy-3y इज इक्वल टू में आएगा x-2। x वाली टर्म एक साथ कीजिए, ये आएगा xy-x इज इक्वल टू 3y-2। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, y-1 इज इक्वल टू 3y-2 एंड x बराबर आ जाएगा
3y-2 और अपॉन में y-1। ये आ गया हमारा x बराबर। अब मुझे एक बात बताइए जरा, इसने बोला है कि आपको y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखनी है बट 1 नहीं रखनी है, 1 को छोड़कर कुछ भी रख लो। अब मुझे एक बात बताइए जरा, आप मुझे एक ऐसी वैल्यू बताइए y की कि वो वैल्यू यहाँ रखने के बाद x की वैल्यू ना मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, मतलब y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो x बराबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ, इसने पहले ही मना किया है कि y की वैल्यू हमें कुछ भी रियल नंबर रखनी है लेकिन 1 नहीं रखना है, तो 1 छोड़ो। अगर 2 रखोगे तो भी कोई आंसर मिलेगा, 3 रखोगे तो भी कोई आंसर मिलेगा। तो यानी कि y की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, x डिफाइन होना ही होना है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि x डिफाइन हो ही हो, x परिभाषित हो जाए y की हर वैल्यू के लिए, तो आप ये बोलते हो कि फलन आच्छादक है। और अगर एक एक आधी वैल्यू ऐसी मिल जाती, जैसे मान लिया y बराबर 1 रख देते हम, या मान लिया इसने कह देता कि इसमें 1 भी रखना है, इसमें सभी 1 इसने नहीं रखने के लिए कहा है, इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि हमें 1 भी रखना है, तो ये 1 रखने पर 1-1 0, और किसी के भी अपॉन में 0 हो तो वो होता है अनंत, इन्फिनिटी। तो x बराबर इन्फिनिटी आ जाता। और अगर y की कोई ऐसी वैल्यू आपके पास है कि x अपरिभाषित हो जाए, तो आप ये बोलते हो कि वो फलन आच्छादक नहीं है। बट अभी आप y की वैल्यू कुछ भी रख लो, x परिभाषित ही रहेगा, मतलब ये तो आच्छादक फलन है। अतः x y की प्रत्येक वैल्यू के लिए परिभाषित है, प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है, अतः फंक्शन f(x) आच्छादक भी है। और एक ऐसी फंक्शन जो एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, उसे आप एक एक ही आच्छादक बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एक ही आच्छादक फलन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 अगर पिछली बात से बेटे। इसने बोला कि हमारे पास दो फलन है, एफ एक्स बराबर दे रखा है इसने, एफ एक्स दे रखा है इसने 3x+4 और अपॉन में 5x-7, और जी एक्स एक फलन दे रखा है दोस्तों, जी एक्स इज इक्वल टू 7x+4 और अपॉन में 5x-3। ये दो फलन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। इसने बोला कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी किसके बराबर है, आई ए के, और जी ओ एफ किसके बराबर है, आई बी के। ठीक है, जहां पर आई ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, और आई बी की वैल्यू भी कितनी है, एक्स। ठीक है, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि आई ए की वैल्यू एक्स है और एफ ऑफ जी आई ए के बराबर है, और जी ओ एफ की वैल्यू आई बी है और आई बी भी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना है फोग और गोफ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ फोग। क्या निकालता हूँ, फोग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जी एक्स की वैल्यू, ध्यान से सुनना, आपको जी एक्स की वैल्यू एफ के अंदर रखनी है। ध्यान से सुनो, जी एक्स की वैल्यू एफ के अंदर रखनी है। एफ के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स रख दो पूरा। तो एफ तो ये रहा हमारे पास, तो ये आएगा 3 × अब एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स, और जी एक्स है पूरा ये रहा, ये आ जाएगा 7x+4 और अपॉन में 5x-3, प्लस में 4 आएगा, और अपॉन में यहाँ नीचे है 5, और x के प्लेस पे क्या रखना है, पूरा gx, यानी कि 7x+4 और अपॉन में 5x-3, एंड प्लस में नीचे दे रखा -7। अब आप f ऑफ g को कैलकुलेट कीजिएगा, f ऑफ g को कैलकुलेट कीजिएगा, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3×7=21x, यानी कि 3 चौक 12, और अपॉन में क्या आएगा 5x-3, और अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 5x-3 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, तो आएगा 4×5 = 20x माइनस के 12, और अपॉन में आ जाएगा 5x-3, और फिर पूरे का अपॉन आएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 5 की, तो 5×7 = 35x प्लस 5 चौक 20। इस -7 की मल्टीप्लाई इसमें आपको स्टेप वाइज करना है। देखो मैं तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप वाइज करना है, और अपॉन में जाएगा 5x-3। 5x-3 से 5x-3 कैंसिल, इधर 12 से 12 कैंसिल, नीचे 35 से 35x कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 21x और 20x, यानी कि 41x। नीचे क्या बचेगा 21 + 20 यानी कि 41, और ये बराबर आ गया x के। वाह जी वाह, मजा आ गया। और उसने पहले क्या रखा है कि x किसके बराबर है, आई ए के बराबर है, आई ए के बराबर है x। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो जी कि f ऑफ g इज इक्वल टू आई ए।
एक्स मत लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कर दिया एक प्रूफ, अब आपको दूसरा प्रूफ करना है। ठीक है, आपको करना है गोफ। अब इसका मतलब क्या है गोफ का? इसका मतलब ये है जी के अंदर आपको अब एफ एक्स रखनी है। जी के अंदर क्या रखनी है? एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू जी के अंदर रख दो जहां जहां एक्स है। अब जी तो ये रहा, ठीक है जी ये रहा 7, और एक्स के प्लेस पे क्या आएगा? एक्स के प्लेस पे आएगा एफ एक्स, और एफ एक्स है ये रहा, यानी कि 3x+4 और अपॉन में आ जाएगा 5x-7, एंड प्लस में क्या आएगा 4, क्योंकि हम जी के अंदर तो रख रहे हैं, जी के अंदर रख रहे हैं तो नीचे आएगा 5, और एक्स के प्लेस पे ये आ जाएगा 3x+4 और अपॉन में क्या जाएगा 5x-7, और प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21x+28, और अपॉन में आएगा, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो कितना आएगा 20x-28, और अपॉन में आ जाएगा 5x-7, और फिर क्या करना है आपको, ये पूरा अपॉन आएगा यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई के अंदर, तो 5 दिया 15x प्लस 5 चौक 20, और एलसीएम लोगे तो माइनस के 15x प्लस के 21, और अपॉन में आ जाएगा 5x-7। अब 5x-7 से 5x-7 कट गया, यहाँ 28 से 28 कट गया, यहाँ 15 से 15 कट गया। अब ऊपर बचेगा 41x, नीचे बचेगा 41, यहाँ रखा है हमारा जी ऑफ एफ, ये बराबर आ गया एक्स के, और इसने फिर बोला था कि ये एक्स बराबर है वो दूसरे वाला जी आई बी के बराबर है, तो यहाँ से जी ओ एफ आ जाएगा आई बी, और आपको यही प्रूफ करना था। ये कर दिया आपने प्रूफ, यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख दोगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। वेरी गुड, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक फलन है, हमने वो परिभाषित की है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर, और हमें ये बताना है कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है, क्या नहीं, हमें सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, और उसका व्युत्क्रम भी फाइंड करना है। व्युत्क्रम फाइंड करने की क्या विधि है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से हमें एक फंक्शन देखने को दी गई है, एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है y बराबर, एफ एक्स बराबर y लिख सकते हैं, तो y बराबर इसे लिख सकते हो तुम 2x का होल स्क्वायर, और देखो ये 2x है ना, 2x का मतलब 2x से 12 को भाग करोगे तो आएगा 6, और 6 का आधा होता है 3। अब 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, और 3 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, इससे क्या होगा, इससे आपकी ये समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग समीकरण। ऐसा ही करना है आपको भी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 2x का स्क्वायर है, 2x को 12x को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा करना है फिर 3, 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो, 3 का स्क्वायर इसमें घटा दो, तो y बराबर आ जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर माइनस के 6। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और अब आपको क्या करना है इधर लाना है। अच्छा वैसे इक्वेशन नंबर इसे ही बोल सकते हो आप, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे x बराबर बनाना है, तो ये 6 इधर लाइए, तो ये बनेगा 2x+3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो आप या, यानी ऐसे लिखते हो आप सोल्व करते टाइम, इज इक्वल टू आएगा y+6, एंड यहाँ से आएगा 2x+3 इज इक्वल टू √y+6, या x बराबर लिख सकते हो आप √y+6 -3/2। आई होप का आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसे लिख सकते हो आप y बराबर, क्योंकि ये f ऑफ y है, क्या है ये f ऑफ y इज इक्वल टू √y+6 -3 और अपॉन में 2। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब आपने क्या किया है ना, आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, ये आपने जी वाई बना दिया, एफ ऑफ वाई नहीं है जी ऑफ वाई मान लो, ठीक है, ये है जी ऑफ वाई वाला फंक्शन। आपको क्या करना है, जो एफ का इनवर्स है ना, एफ का इनवर्स वो जी के बराबर होता है, जो आपने ये फंक्शन बनाई है, एफ की फंक्शन जो बनाई है ना अभी जी में, तो अगर आपको एफ का इनवर्स निकालना है तो आपको जी निकालना है, और जी आपने निकाल दिया, ठीक है ना, तो यही इनवर्स होगा। लेकिन आपको पता करना है कि ये पहले व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, और व्युत्क्रमणीय के लिए हमें निकालना पड़ता है फोग और गोफ। व्युत्क्रमणीय के लिए क्या निकालना पड़ता है, फोग एंड गोफ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे फोग। फोग का मतलब आपको पता चल गया होगा कि एफ के अंदर आपको क्या रखना है, जी वाई, क्योंकि यहाँ पे जी वाई है, एफ के अंदर आपको क्या रखना है, जी वाई। एफ एक्स तुम्हारे पास ये है, इसे लिख लो एफ एक्स। देखो
ये भी एफ एक्स एक तरीके से है, क्योंकि आपने एफ एक्स को ही वाई लिखा था। तो यहाँ से आएगा, अगर आप इसके अंदर एक्स के प्लेस पर जी वाई रखोगे, एक्स के प्लेस पर क्या रखना है आपको, जी वाई, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पर आपने जी वाई, यानी कि अंडर द रूट वाई प्लस 6 - 3/2, ये आपने जी वाई रख दिया। एंड प्लस में क्या दे रखा है इन्होंने, प्लस में दे रखा है इन्होंने 3, और इस पूरे का दे रखा है स्क्वायर, एंड माइनस में है 6। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं करना, तो जो एफ ऑफ जी आएगा वो आई वाई के इक्वल आएगा। किसके इक्वल, आई वाई के, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई बचेगा, और इस सिर्फ और सिर्फ वाई को मैं आई वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, आप फोग निकालने के बाद आपको स्टेप वाइज करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं जगह का अभाव होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। फोग निकालने के बाद आपको गोफ करना है। गोफ का मतलब क्या होता है, आपको जी के अंदर रखना है एफ एक्स, जी के अंदर क्या रखना है आपको, एफ एक्स। ये हमारे पास एफ एक्स है, और इस एफ एक्स को कहाँ रखना है मुझे, जी के अंदर। ठीक है, और जी मेरा ये रहा, तो ये आएगा जी के अंदर अंडर द रूट वाई, वाई के प्लेस पे क्या रखना है, 2x+3 का होल स्क्वायर, 2x+3 का होल स्क्वायर -6, ये आपने रख दिया पूरा का पूरा, एंड ये है प्लस में 6 एंड माइनस में 3 और अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया तुम्हारे पास गोफ। और स्टूडेंट्स जब आप इसे सोल्व करोगे आगे स्टेप वाइज, तो ये सोल्व होने के बाद x बन जाएगा, और यहाँ से जी ओ एफ आ जाएगा हमारा आई एक्स। बस आपको यही प्रूव करना होता है, आपको आई वाई और आई एक्स प्रूव करना होता है। अगर आई वाई और आई एक्स प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये है ये फलन जो है व्युत्क्रमणीय है, और इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, अतः यह फलन एफ एक्स जो इसने दे रखी है हमें एफ एक्स, वो व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। और उसको जो व्युत्क्रम आएगा एफ का, वो आएगा एफ इनवर्स बराबर जी। और अगर आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो आएगा जी एक्स, और जी वाई तुम्हारे पास है ना, तो जी एक्स तुम बहुत आराम से लिख सकते हो, वाई के प्लेस पर एक्स लिख दो, तो आएगा अंडर द रूट x+6 एंड -3/2। जी ये आ जाएगा हमारा इसका इनवर्स। आई होप कि आप बात समझे होगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपने ये बोला कि जी एफ और जी दो फंक्शन है, अच्छा एच भी है, एफ जी और एच तीन फंक्शन है जो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, और हमको ये दोनों चीज प्रूफ करनी है। अगर आपको सबसे पहली चीज प्रूफ करनी है, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ प्लस जी, यहाँ आएगा ऑफ एच, आप एच की जगह एच एक्स लिख सकते हो, तो ये आएगा एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। फंक्शन के अंदर जो हमारी प्लस माइनस गुणा भाग होते हैं, यानी कि अलजेब्रा होता है फंक्शन का, वो वर्क करता है, मतलब ये एच एक्स एफ के पास भी पहुंच जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स, और ये जो एच एक्स है वो जी के पास भी पहुंच जाएगा। और आप इस एफ ऑफ एच एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एच, और इस जी ऑफ एच को क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एच। ये आएगा हमारी राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूफ करना था। और जो दूसरे वाली कंडीशन है, एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दी हुई है वो दी हुई है एफ इंटू जी ऑफ एच, इस एच के प्लेस पर आपको एच एक्स रखना है, यानी कि एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब ये एच एक्स जो है एफ के पास भी जाएगा, यानी कि एफ एच एक्स, और ये जो एच एक्स है वो जी के पास भी जाएगा, जी एच एक्स, और इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये हो गया आपका प्रूव्ड, क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने हमें एक फंक्शन दी है और हमें ये पता करना है, पता नहीं करना, सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, और इसका व्युत्क्रम ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स बराबर दे रखा है इसने 9x² प्लस 6x-5, ये आया है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो इसको लिखना है 3x² लिख लिया। अब 3x और 6x को डिवाइड करो, 3x से 6x को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 का, अच्छा 2 का आधा करेंगे
तो 1 और 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो एंड माइनस के 5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहा मैंने, 3x से 6x को डिवाइड करा, 2 आया, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर इसमें ऐड किया, 1 का स्क्वायर इसमें माइनस किया। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस के 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। आप इसको लिख सकते हो y बराबर 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। इस 6 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो आप लिख सकते हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6। आप लिख सकते हो 3x प्लस 1 का स्क्वायर को अंडर द रूट y प्लस 6, और यहाँ से x बराबर लिख सकते हो स्टूडेंट्स अंडर द रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। आपको यही प्रूव करना है कि ये f इनवर्स y है। अब ये पता करने के लिए व्युत्क्रमणीय है, उसके लिए आपको गो फॉर फोग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको लिखोगे आप gy इज इक्वल टू अंडर द रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको क्या पता करना है, आपको फोग और गोफ निकालना है। तो सबसे पहले निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको फोग। मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है एग्जाम में, ध्यान रखना। फोग करने का मतलब क्या है, f के अंदर हमको gx पुट करनी है। fx हमारी ये रही, इसके अंदर हमको क्या पुट करनी है, gx, और मतलब सॉरी gx नहीं gy है वो। तो ये रही जी वाई, यानी कि एफ एक्स के अंदर जहां जहां एक्स है वहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू रख देनी है। तो जो फोग आएगा वो आएगा 3, और एक्स के प्लेस पे क्या रखना है हमें, इस एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, जी वाई। तो आएगा अंडर द रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 एंड अपॉन में 3, और ये आएगा प्लस 1, और इस पूरे का आएगा स्क्वायर एंड माइनस में आएगा 6। स्टूडेंट्स जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये y के इक्वल आएगा। सोल्व तो आप कर सकते हो, 3 से 3 काट के, है ना, 1 से 1 कट जाएगा, फिर से अंडर द रूट का स्क्वायर होगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो y आ जाएगा। तो फोग आ गया y के बराबर, या आप लिख सकते हो कि फोग जो है आई y के बराबर है। और अगर गोफ आई x के बराबर आ गया तो ये व्युत्क्रमणीय है। और गोफ का मतलब क्या होता है, जी के अंदर हमें एफ एक्स रखना है, और जी तुम्हारा ये रहा, यानी कि अंडर द रूट। अब वाई की जगह क्या रखना है हमें, ये वाई की जगह रखना है तुम्हें 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 रख दिया। अब माइनस में अच्छा प्लस का 6 भी है, माइनस का 1/3। जब आप इसे सोल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये x के इक्वल आएगा, ठीक है। और आप इसे स्टेप वाइज सोल्व करना, यानी कि आई एक्स के बराबर है। तो अतः जो ये फंक्शन एफ एक्स है वो व्युत्क्रमणीय है, अतः एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है। क्योंकि फोग y के बराबर आया और गोफ आई एक्स के बराबर आया, तो ये व्युत्क्रमणीय है। और इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, ये रहा इसका व्युत्क्रम, जी वाई को ही बोलते हैं व्युत्क्रम, यानी कि एफ इनवर्स y बराबर आ जाएगा अंडर द रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। ये आपने कर दिया जी प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला कि यदि R1 तथा R2 दो संबंध है जो समुच्चय A पर परिभाषित है, और दोनों के दोनों संबंध R1 R2 तुल्यता संबंध है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो जो हमें दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कि R1 R2 तुल्यता संबंध है। दिया हुआ है क्या, कि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, और हमें सिद्ध करना है कि इंटरसेक्शन भी इनका तुल्यता संबंध होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जी कि जी R1 इंटरसेक्शन R2 भी, R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको पता होगा हमें 3 संबंध प्रूफ करने पड़ते हैं। 3 संबंध कौन कौन से प्रूफ करने पड़ते हैं, एक तो स्वतुल्य, एक संक्रामक और एक सम्मित। ये तीनों संबंध प्रूफ करने पड़ते हैं हमें। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, एक बात और मत भूलिएगा, ये समुच्चय ए भी दिया हुआ है हमें, एक समुच्चय ए में बहुत सारे अवयव है हमारे, ठीक है, इनफाइनाइट अवयव। अब एक बात बताइए जरा, मान लो ए कोई अवयव है जो समुच्चय ए के अंदर है, तो क्या ए R1 के अंदर होगा, जी बिल्कुल होगा। R1 तो एक तुल्यता संबंध है, अगर R1 तुल्यता संबंध है तो ए तो इसके अंदर होगा ही होगा। अच्छा, क्या ए अवयव R2 के अंदर भी होगा, यस सर, ए अवयव तो R2 के अंदर भी होगा, क्योंकि R2 भी तो एक तुल्यता संबंध है।
अगर ए एलिमेंट R1 के अंदर है, ए एलिमेंट R2 के अंदर भी है, तो आप ये नहीं कह सकते क्या ए एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है। यस सर, हम तो कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है, और अगर कॉमन होता है तो उसे आप इंटरसेक्शन लगा के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने दिखा दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट R1 R2 के अंदर है, इंटरसेक्शन के अंदर। तो अतः ये एक क्या संबंध है, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य संबंध दिखाने के बाद आपको सम्मित संबंध भी दिखाना पड़ेगा। सम्मित संबंध दिखाते हैं, चलो। दूसरे में आएगा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं, दो एलिमेंट हैं जो समुच्चय ए के अंदर है। अब मुझे एक बात बताइए जरा, ए बी जो है एलिमेंट जो रिलेशन R1 के अंदर है, तो क्या बी ए बी R1 के अंदर होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा R1 के अंदर, क्योंकि R1 तो एक तुल्यता संबंध है। अगर तुल्यता संबंध है तो वो सम्मित भी रहा होगा, यानी कि अगर ए बी R1 के अंदर है तो बी ए बी R1 के अंदर रहा होगा। सेम टू सेम बात R2 के लिए है। अगर ए बी एलिमेंट R2 के अंदर है तो क्या बी ए एलिमेंट भी R2 के अंदर रहा होगा? हाँ जी, बिल्कुल रहा होगा। R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी एलिमेंट, यहाँ से देखो, ए बी एलिमेंट R1 के अंदर भी है, ए बी एलिमेंट R2 के अंदर भी है। मतलब ए बी एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर अगर है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, बी ए एलिमेंट R1 के अंदर भी है और बी ए एलिमेंट R2 के अंदर भी है, यानी कि बी ए एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक सम्मित संबंध भी है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध की। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर तीसरा कौन सा बचा हमारा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। तो चलो, संक्रामक संबंधों में तीन एलिमेंट मान्य होते हैं, तीन अवयव। तो मान लो तीन अवयव हैं ए बी सी जो समुच्चय ए के अंदर है। एक बात बताइएगा जरा ध्यान से। अब मान लो ए बी कोई एलिमेंट है जो संबंध R1 के अंदर है, और बी सी कोई एलिमेंट है जो संबंध R1 के अंदर है, तो क्या ए सी एलिमेंट संबंध R1 के अंदर होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। R1 एक तुल्यता संबंध है, तो संक्रामक तो रहा ही होगा। सेम टू सेम, अगर ए बी कोई अवयव है जो R1 के अंदर है, सॉरी R2 के अंदर, और बी सी कोई अवयव है जो R2 के अंदर है, तो क्या ए सी भी R2 के अंदर रहा होगा? यस सर, बिल्कुल रहा होगा। R2 तो एक तुल्यता संबंध है, तो संक्रामक भी रहा होगा। अब आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो ए बी एलिमेंट है वो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, जो बी सी एलिमेंट है वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, और सर ए सी एलिमेंट भी तो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर ही होगा। यहाँ से देखने को मिलता है कि ए सी एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है। तो अतः R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा संबंध है? संक्रामक भी है। अतः R1 R2 संक्रामक संबंध भी है। और एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, वह कैसा संबंध होता है? वह तुल्यता संबंध होता है। यही हमें प्रूफ करना था कि इंटरसेक्शन भी एक तुल्यता संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्रूफ। आई होप का आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड कम है हमारे पढ़ाने की, आप अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को कैसे भी चला सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है।